जानी मानी हस्तियों और उनके बैकग्राउंड की कहानी जानिए उनकी जुबानी। कार्यक्रम साक्षात्कार में जल्द आ रहा है सारा समय लाइव टीवी पर। नमस्कार, मैं हूं सूरज शुक्ला और आप देख रहे हैं सारा समय लाइव टीवी का विशेष कार्यक्रम साक्षात्कार। आज हम अपने कार्यक्रम में आपको ऐसी शख्सियत से रूबरू कराने जा रहे हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर लगातार हिस्सा ले रहे हैं और उनकी आगे क्या भावनाएं हैं बच्चों के प्रति, युवाओं के प्रति और तमाम सारे सामाजिक कार्य किस प्रकार से कर रहे हैं, उनके परिचय के साथ हम पूरी बातचीत उनसे करेंगे। डॉक्टर साहब हैं डॉक्टर आर.पी. मौर्या जी, ऊंचाहार के मनऊ की नारा के रहने वाले हैं, तो हम आपको सीधे उनसे जोड़ते हैं। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आप अपने तरफ से पूरा परिचय बता दें। हम डॉक्टर आर.पी. मौर्या, रहने वाले हम मनऊ का इंदारा अरखा पड़ता है, ये ऊंचाहार क्षेत्र में आता है, रायबरेली डिस्ट्रिक्ट है और ये रायबरेली आप जानते हैं कि यूपी में आता है, तो हम यहीं रहते हैं। अब चूँकि हम पहले मेडिकल अफसर थे और अब हम रिटायरमेंट हमारा हो चुका है, तो प्रैक्टिस है वही करते हैं, बाकी अपना रहना यहीं होता है, पर यहीं पर क्लिनिक भी है, वही अपना चलाते रहते हैं। तो ये है हमारा संक्षिप्त। डॉक्टर साहब, तमाम सारी सामाजिक कार्यों में भी आप हमेशा संलग्न रहते हैं, तमाम सारे प्रतिष्ठान भी आपके हैं जिनके माध्यम से आप लोगों से जुड़ने का प्रयास करते हैं और सामाजिक सेवा की भावना भी रखते हैं। तो किस प्रकार के कौन कौन से संस्थान आपके हैं, अपने दर्शकों को हम आपके माध्यम से जानकारी देना चाहेंगे और किस तरह के कार्य करते हैं संस्थाओं के माध्यम से और सामाजिक दायित्वों की पूर्ति कैसे करते हैं? देखिए, हमारा एक इंटर कॉलेज है। हम जब वो सर्विस में थे जी, उसी समय हमारे मन में एक भावना उत्पन्न हुई कि चूँकि हम भी किसी कॉलेज से ही पढ़ कर आए हैं, किसी ने उसको खोला था, तो हम उस समय से जब पढ़ रहे थे उस समय से भी हमारे मन में बात थी कि जब कभी मान लीजिए हम इस योग थोड़ा बहुत भी हुए तो एक विद्यालय अवश्य खोलेंगे। और उसी क्रम में हमने ये विद्यालय स्थापित किया, इंटर कॉलेज है और उसका नाम है शिवमंगल मौर्य इंटर कॉलेज। ये ऊंचाहार में, ये कैथोल रोड है, बिल्कुल उसी से जुड़ा हुआ है। इस समय इंटर कॉलेज रन कर रहा है। तो ये सोच करके कि किसी ने खोला था तो हम पढ़े, हम भी कुछ ऐसा करें कि आने वाली पीढ़ी के लिए उनके लिए थोड़ा सा रास्ता क्लियर हो और वो बच्चे जो हमारे इस क्षेत्र के हैं उनको एक सुविधा मिल जाए और वो भी हमारी ही तरह वो भी आगे बढ़ें और पढ़ लिख करके अपनी जीविका तो चलाएं ही, समाज के लिए वो भी काम करेंगे। यही भावना जो थी वो हमारी जब हम पढ़ रहे थे तब से थी, लेकिन ये हम तो ये कहेंगे ऊपर वाले की कि वो कम से कम पूरा हुआ और आज अच्छे खासे बच्चे हैं, उसमें बच्चे पढ़ भी रहे हैं। और अभी पिछले साल एक बच्चा जो है वो हमारा यहीं कॉलेज का प्रोडक्ट था जो MBBS में सेलेक्ट हुआ। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत अच्छी अच्छी जगहों पर निकल गए हैं। तो हमारा उद्देश्य यही था कि हम अपने बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दें और हमारे टीचर जो है वो इसके लिए लगातार प्रयासरत भी रहते हैं और एक्स्ट्रा टाइम देते हैं बच्चों को, उनके लिए मेहनत भी करते रहते हैं। तो उसका रिज़ल्ट जो है वो देखने में अच्छा मिला कि कभी हमारे यहाँ ज़्यादातर हम ज़िले में हमारा कॉलेज जो है वो रहता है मेरिट में। अभी अभी आपने देखा होगा कि कुछ प्रतियोगिताएं हुई तो वो कॉलेज के सारे बच्चे आए, फर्स्ट भी आया, सेकंड भी आया। उसमें हमारा कॉलेज जो था वो अभी अभी 2 दिन पहले, 1 हफ्ते पहले की बात है ये हुआ है। तो अभी कल एक गायन प्रतियोगिता हुआ, वो भी बच्ची आई हमारे कॉलेज की। तो हम कोशिश ये करते हैं कि बच्चों को हर क्षेत्र में, चाहे वो गेम का हो, चाहे पढ़ने का हो, चाहे गाने का हो, चाहे पेंटिंग का हो, ये सारी तो ये जो अभी अटल प्रतियोगिता चल रही थी उसमें हमारे बच्चे टॉप किए हैं, जिले में आए हुए हैं। तो ये हम कोशिश यही करेंगे कि हम बच्चों के अंदर जो छिपी प्रतिभाएं हैं उनको किसी तरह बाहर लाएं और इसमें बच्चे का भी और समाज का भी
हित। ये शिवमंगल इंटर कॉलेज की स्थापना आपके द्वारा कब की गई थी, किस सन में? ये हमारा जो विद्यालय है वो 2006 से चल रहा है और शुरुआत किया था, इसकी मान्यता 2009 में हाई स्कूल की हुई थी। इसके बाद 11 में इंटरमीडिएट की आई है। तो अभी साइंस, पहले आर्ट था, फिर वो साइंस वर्ग भी आ गया है, तो अब आर्ट और साइंस दोनों हैं। और कुल मिलाकर के बच्चों की संख्या भी अच्छी खासी है और बच्चे लोग आ भी रहे हैं। हम तो ये देख रहे हैं कि हमारा क्षेत्र जो इस तरफ नदी का किनारा वाला था वो थोड़ा से उस स्थिति में नहीं था कि अपने बच्चों को बहुत अच्छे महंगे स्कूल में पढ़ा सके। और मेरा उद्देश्य हमेशा यही रहा है कि मैं कम पैसे में, कम फीस में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी एजुकेशन दें, और मैं उसमें कुछ हद तक सफल होता भी दिख रहा हूँ कि ये जो गंगा की कटरी है, इस एरिया के बच्चे जो स्कूल ही नहीं जाते थे, अब जाते इसलिए नहीं थे कि मजबूरी थी। अब गार्जियंस के पास इतना पैसा तो है नहीं कि वो बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ाएं, लेकिन ये विद्यालय खुलने के बाद हमने देखा कि उस क्षेत्र के बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा आने लगे और अभिभावक भी अपने बच्चों को, चूँकि अब नज़दीक हो गया है, उनको कहीं आना जाना नहीं है, और कम से कम में हम कोशिश ये करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको अच्छा से अच्छा, अच्छी से सुविधा प्रोवाइड करें। और देख रहे हैं कि बच्चे पढ़ लिख करके आगे निकल भी रहे हैं, बड़ी अच्छी अच्छी सर्विसों में लड़के यहाँ से निकल के गए हैं। तो ये हम कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि हमारा जो मिशन था कि हम आम आदमी के लिए जो वास्तव में नीडी है और चाहते हुए भी वो कुछ कर नहीं पा रहा है, उसके लिए हम कुछ कर सकेंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा। और मैं देख रहा हूँ कि उसमें हमको सफलता भी मिल रही है। जैसा कि अभी आपने कहा कि गंगा कटरी क्षेत्र के, मतलब पिछड़े क्षेत्र के बच्चे जी, उनको भी शिक्षा के क्षेत्र में अग्रसर कर रहे हैं। तमाम सारे गरीब तबके के परिवार के बच्चे भी आपके विद्यालय में आते होंगे, तो उनकी शिक्षण व्यवस्था में क्या कुछ सहूलियत अलग से उनको मिल रही है? हाँ, जैसे देख लीजिए, जब देख लेते हैं कि गार्जियंस आता है, ये बताता है कि हम इतने कैपेबल नहीं हैं कि हम ये कुछ कर सकें, लेकिन हम बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए हमने छूट भी दे रखी है कि आपके पास जो है वो है, नहीं है तब भी आप भेजो, हम आपको पढ़ाएंगे। आप बच्चे को पढ़ने से नहीं रोकिएगा। आपका बच्चा पढ़ना चाहता है तो उसके लिए हम हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास पैसे नहीं होंगे तो हम आपको नहीं पढ़ाएंगे, ये हमने नहीं कहा। हमने कॉलेज में कह भी दिया है कि किसी भी बच्चे को पैसे की वजह से रोकना नहीं है। हाँ, ये बात अलग की है कि जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि होने की कैपेसिटी है लेकिन वो पे नहीं करते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा हमने कह भी रखा है कि आप पहले गार्जियंस की स्थिति को देख लीजिए। अगर वो इस कंडीशन में है कि नहीं, वो पे नहीं कर पा रहा है, तो कोई बात नहीं, आप बच्चे को पढ़ाइएगा, उसको निकालिएगा नहीं कल। तो उनके लिए हमने विशेष व्यवस्था भी कर दी है। कभी कभी जैसे कापियाँ हैं, उनके लिए पेन वगैरह की व्यवस्था कर देते हैं। ये भी सारी चीज़ें हम कर देते हैं। अब अभी देखेंगे आपकी हमने व्यवस्था जो किया आपको स्मार्ट क्लास वाला, तो वो इन्हीं बच्चों के लिए किया है ना, कि बिना कम पैसे में, बिना किसी एक्स्ट्रा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम किस तरह से इनको आगे के लिए करें, ये हमारे मन में हमेशा भाव रहा है और वो करते जा रहे हैं। और ये जहाँ अभी आपने स्मार्ट क्लास की बात की, तो स्मार्ट क्लास का अभी जल्द में शुभारंभ आपने किया। जिले में शायद ही कोई विद्यालय हो जो इस ओर उसने ध्यान दिया हो, तो ये पहला आपका शिक्षण संस्थान है जहाँ पे स्मार्ट क्लास शुरू हुई है। तो इससे बच्चों को क्या सुविधाएं मिलने वाली हैं? अभी देखिए, इसमें क्या होगा कि अभी तक क्या होता है कि टीचर ब्लैक बोर्ड पर चाक से या पेन से, स्केच पेन से अपना पढ़ाता है। अभी क्या होगा कि उस पढ़ाई में और इस पढ़ाई में ज़मीन आसमान का अंतर हो जाता है। जैसे एक तो समय बचेगा, वो उसको एक एक अक्षर लिखना पड़ेगा। अब जो चीज़ 2 घंटे लगना है,
इसमें क्या होगा, वो आपको 15 मिनट में ही काम हो जाएगा, क्योंकि आपको सिर्फ बटन दबाना है, क्लिक करना है और वो डायग्राम आपके सामने आ गया। अब आपको डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं, जो समय डायग्राम बनाने में लगता है वो आप उसको एक्सप्लेन करने में लगी, और इसी समय आप बच्चों से इंटरेक्ट करेंगे, आप पढ़ाएंगे, बच्चे जवाब देंगे। तो ये जो पढ़ाई है इसमें बच्चों की क्वालिटी जो है वो इसमें ज़बरदस्त सुधार आएगा। और हाथ से लिखने में आपका भाई 40 मिनट का पीरियड है, आप एक डायग्राम बनाने में और उसको इलाबोरेट करने में तो आपका काम खत्म हो गया। अब बच्चे कितना समझे या नहीं समझे नहीं हो सकता, हमारा डायग्राम बनाने का जो टाइम था वो बच गया है और वो हम बच्चों को उस एक्सप्लेन करने में लगा दिए। तो इससे क्या होगा कि बच्चों की जो पढ़ाई का जो स्तर है वो अपने आप अपलिफ्ट हो जाएगा। ये मेन उद्देश्य है। और चूंकि अब आजकल एआई का ज़माना है, कहाँ क्या हो रहा है तुरंत आपने क्लिक किया, वो इंटरनेट से कनेक्ट हुआ, सीधे आपको जवाब मिल गया। जो चीज़ें बच्चे पूछना चाहते हैं और उसमें समय लगता, विदिन मिनट जो है वो आप बच्चे के की जो क्वेरी है वो अपना उसका हो गया, जवाब मिल गया। तो ये सारी चीज़ें यही देख करके ये जो नया सिस्टम लॉन्च किया गया है ये इसीलिए किया गया है। तो ये जो स्मार्ट क्लास है डॉक्टर साहब, क्या इसके लिए कोई बच्चों से अतिरिक्त शुल्क वगैरह लिया जाएगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो फीस रिकमेंडेड है जो अभी तक बच्चे दे रहे हैं ये सारी सुविधाएं उसी में है। हमारा उद्देश्य पैसा कमाने का नहीं था, पैसा लेने का नहीं, वसूलने का नहीं है। हमारा उद्देश्य ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के माइंड को हम आगे बढ़ाएं, उनको किसी भी तरह हो मेन स्ट्रीम में आगे बढ़ने के लिए हम कैसे प्रेरित ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, ये उद्देश्य है उसका। वो पैसा लेन करवाने के लिए नहीं है कि हम इसको करेंगे तो हम इससे ज़्यादा फीस ले लेंगे तो हमारा वो होगा, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था। अभी देखा जा रहा है समाज में शिक्षा का व्यवसायीकरण भी तेजी से हो रहा है, जगह जगह पर तमाम सारे शिक्षण संस्थान खुल रहे हैं, इस विषय पे क्या कहना चाहेंगे? अब देखिए ये अपने अपने विचार होते हैं। कुछ लोग कमाई का जरिया भी कर लेते हैं। तो हमारा तो उद्देश्य आज से नहीं, शुरू से ही यही था कि मुझे जनता की, लोगों की सेवा करना है। जैसे जिस कॉलेज से मैं पढ़ कर गया हूँ उनके मन में भी ये बात रही होगी कि मैं अपने यहाँ कॉलेज खोलूँ ताकि हमारे क्षेत्र के लड़के पढ़ें। यही भावना हमारी शुरू से ही रही है कि हम वो कार्य करेंगे कि जिसमें बच्चे जो है वो अपने कमाई के लिए, देखिए दाल रोटी तो सब चली रही है, बहुत ज़्यादा पैसा रखने का कोई मतलब नहीं है वो, लेकिन काम भी चल रहा है और बच्चे पढ़ भी रहे हैं। इससे बढ़िया और क्या हो सकता है, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। हमारा भी काम कोई रुक नहीं रहा है तो, और बच्चे पढ़ भी रहे हैं, तो इससे ज़्यादा क्या चाहिए। बहुत सारा बहुत बड़ी प्रॉपर्टी ढेर सारा रखने का मतलब तो कुछ नहीं है ही नहीं है। मेरा उद्देश्य ये है कि बच्चों का अहित जो है वो ना होने पाए, हम उनका ज़्यादा से ज़्यादा हित कर सकें, ये भावना हमेशा रहती है हमारी। आज का विषय है सामाजिक सरोकार और जनसेवा का। तो जनसेवा के कार्य में आप निरंतर लगे हैं, तमाम सारे प्रतिष्ठान भी आपने स्थापित किए हैं। तो ये तो शिक्षण व्यवस्था की बात थी, आपने विद्यालय पर फोकस किया अभी, इसके अलावा भी तमाम सारे प्रतिष्ठान आपने स्थापित किए हैं, उस पर थोड़ा सा फोकस करें। कौन कौन से प्रतिष्ठान हैं और किस तरह से सामाजिक दायित्वों की पूर्ति कर रहा है? देखिए अब प्रतिष्ठान तो हमारे पास उस टाइप का कोई नहीं है कि जो इनकम ज़्यादा आ रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन समाज सेवा के लिए जैसे हमने एक संस्था बना रखी है, हमारा सिद्धार्थ ग्रामोत्थान सेवा समिति है। इसी के माध्यम से हम सारे कार्य, जैसे अभी 1 तारीख को हमारा बर्थडे होता है मार्च में जी, तो उस दिन हम कैंप लगवाते हैं और वो निःशुल्क कैंप जो है स्वास्थ्य कार्यक्रम लगाते रहते हैं। और वो हमेशा हर तरह के जो उसमें पेशेंट हैं उनको बाहर से डॉक्टर की टीम आती है, वो उनके लिए करते रहती है। जैसे बहुत ज़्यादा गरीब है तो उनको जाड़े में अपना थोड़ा से उनकी सहायता कर देते हैं, कंबल हुआ या इस तरह की। गाड़ी में हम हमेशा कुछ ना कुछ रखे रहते हैं, जैसे कहीं गए पीछे डिग्गी में रह गया, अब देख लिया कि आदमी नीडी है तो हमने ये उठा करके एक कंबल उसको दे दिया। ये हमारी गाड़ी में पीछे लगा रहता है, रखा रहता है। 4 से 10 कंबल जो है वो रखे रहते हैं। तो इस तरह कहीं ज़रूरत पड़ी
तो वो हम उपयोग कर देते हैं। मान लीजिए किसी के पास फीस नहीं है, आ गया कि हमारे पास है, लीजिए पैसा जा करके अपना इस कॉलेज में जमा कर दीजिए। या कभी कभी कुछ और चीज़ें होती हैं कि फॉर्म भरना हुआ। हम जैसे हमारे यहाँ बगल में गांव है एक दसौली, एक बार एक लड़की आई, उसका पिताजी आया और उसको ग्रेजुएशन में पढ़ाना था। अब उसके पास वो मजदूरी करता था, एडमिशन की फीस नहीं थी। तो फिर हमने उसको पैसा दिया, हमने कहा जाइए एडमिशन कराइएगा, बच्ची आपकी पढ़ने में अच्छी है। और फिर वो ग्रेजुएशन किया। अभी क्या हुआ, फिर वो बीकॉम कॉमर्स से किया था और अब ये खादी ग्राम उद्योग में वो अकाउंटेंट है, बढ़िया से अच्छी पोस्ट पर है, लड़की है, एससी बिरादरी की थी। तो हमको कभी कभी जब सामने ये बातें आती है तो हम उससे पीछे हम गांव में कह देते हैं, ये बगल है थोड़ा से, यहाँ के लोगों में उस तरह की अभी पॉवर्टी ज़्यादा है, तो कहते भी रहते हैं कि तुम लोग अगर पढ़ने में कहीं भी मेरी जहाँ ज़रूरत हो तो वो आप बताइएगा, हम आपकी मदद हर हालत में करने के लिए तैयार हैं। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें हैं वो अपना चलता रहता है। अब चूँकि हमारी जो क्लिनिक है वो हम अब यही करते रहते हैं कि अपना यहीं से थोड़ा बहुत जो कार्यक्रम है यहीं से चलाते रहते हैं, जो भी अर्निंग होती है। तो जनसेवा का जो अभी अभी हमको कुछ जानकारी ऐसे भी, तमाम सारे गरीब परिवारों की बच्चियों की शादियां होती हैं, तो वो आधुनिक दौर में वो उनकी भी ख्वाहिश होती है कि अच्छी जगह पे हमारी बच्ची की भी शादी हो, अच्छी सारी व्यवस्थाएं हो। उसके लिए भी आपने एक संस्थान की स्थापना की है, तो उसमें क्या उद्देश्य था और गरीब बच्चियों की किस तरह से सहायता कर रहे हैं, किस तरह से वहाँ से शादियाँ होती हैं, कौन सा संस्थान है, पूरा डिटेल बताएं। ये अभी हमने एक गेस्ट हाउस जो है अशोका गेस्ट हाउस नाम से कहाँ पे है? ये ऊंचाहार में है। और चूँकि हमारे पास ज़मीन पहले की थी तो ये हुआ कि इसमें इसका कुछ प्रयोग किया जाए, तो उसमें हमने बनवा दिया है। और जो वहाँ का जो देखभाल करते हैं गेस्ट हाउस की, मैरिज हॉल की, तो उसको हमने निर्देश दे रखा है कि कोई भी व्यक्ति अगर वो सक्षम नहीं है पैसा देने में, तो इतनी छूट हमने दे रखी है कि उससे कहिए कि आकर के ये जगह पड़ी हुई, आप यहाँ शादी ब्याह कर लीजिए, ये सारे सामान रखे हुए हैं, आप आओ और कुछ मत दीजिएगा, ये जगह ग्राउंड पड़ा हुआ है, आपको सारी व्यवस्था मिल जाएगी, आप करिए और चले जाइए। या अगर गरीब है तो उसको बिना किसी उसके, हाँ यह है कि आप अपना खाना बनाने वाले ले आइए और ये सामान रखे हुए हैं, बर्तन रखे हुए हैं, बनवाइए और खिलाइए और अपने शादी करिए और जाइए। ये हमने पूरा कह रखा है कि किसी भी व्यक्ति को ना नहीं करिएगा, अगर उसके पास पैसा नहीं है तब भी उसका काम होना चाहिए, किसी को निराश नहीं करना है। तो उसके लिए है भी, कुछ लोगों ने ऐसा किया भी, जिसको कि कई लोग ऐसे हुए जो उसमें से कार्यक्रम करवा कर गए भी। तो उद्देश्य सिर्फ ज़्यादातर हमारा रहता है कि हम जनहित का कार्य करें जी, ये हमारा मेन मोटो रहता है। और ठीक है, कुल मिला करके उसमें थोड़ा सफलता भी मिल रही है। आज के दौर में लोगों की मूलभूत ज़रूरतें भी यही हैं, स्वास्थ्य और शिक्षा। जी। तो शिक्षा के क्षेत्र में आपने बहुत ही सराहनीय कार्य किया, जैसे कि अभी आपने उस पर प्रकाश भी डाला। अब बात करते हैं स्वास्थ्य सेवाओं की। तो जैसे कि आपने अभी बताया कि हम क्लिनिक संचालित कर रहे हैं, उसके माध्यम से भी जन सेवाएँ होती हैं। तो स्वास्थ्य के सेवाओं के क्षेत्र में कोई विशेष कदम आपका? हाँ, अभी हमने एक हॉस्पिटल का निर्माण जो करवाया है वो उसमें हम कोशिश ये करेंगे कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा निःशुल्क सेवा देते रहें, और ताकि क्षेत्र के लोगों को उससे लाभ मिलता रहे। और बहुत जल्दी उसका काम भी शुरू होने जा रहा है और लगभग तैयारी में है हम उसको, कि यहाँ का जो लोग हैं, जो जहाँ कहीं बाहर 10 रुपए में काम होता है वो हमारे यहाँ 1 रुपये 2 रुपये में, और जिसके पास नहीं है उसको भी वो हम कोशिश करेंगे उसका काम रुकने ना पाए। ये हॉस्पिटल की स्थापना कहाँ पे कर रहे हैं? ये हॉस्पिटल ये मदारीगंज है ऊंचाहार में, ये वहीं पर है ये जी। तो अभी शुरुआत होने जा रही है। अभी
कार्यक्रम उसके लिए व्यवस्थाएं चल रही हैं, जल्दी ही उसको कोशिश करेंगे कि शुरू हो जाए। स्टार्टिंग कितने बेड के हॉस्पिटल से होगी? हम कोशिश करेंगे, फिलहाल तो अभी 10 बेड का रखेंगे, जी। फिर इसके बाद देखेंगे आगे जैसा भी होता जाएगा। अभी 10 का लोगों है। की आवश्यकता के अनुसार? हाँ, आवश्यकता के हिसाब से बढ़ता रहेगा। फिर अभी फिलहाल हमने 10 का ये प्रपोजल किया है कि 10 से शुरू करते हैं, फिर इसके बाद देखेंगे। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम के आखिरी में हमारे चैनल के माध्यम से समाज को कोई विशेष संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हमारी सारे लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है सारे लोगों से कि पहला काम ये है कि अपने बच्चों को हर हालत में शिक्षा ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छी से अच्छी दीजिए। अपने खाने में कटौती कर सकते हैं, अपने पहनने में कटौती कर सकते हैं, रहने के लिए आलीशान मकान बनवाने के बजाय झोपड़ी में रह लीजिए, लेकिन बच्चों को पढ़ाइए ज़रूर। जो बाहर का एडिक्शन है, बीड़ी सिगरेट तंबाकू शराब गांजा भांग, इनको आप छोड़ दीजिए और उसी पैसे को बच्चे के परवरिश में, उसके कपड़े में, उसकी पढ़ाई में, उसकी फीस में लगाइए। यही बच्चे हमारी धरोहर हैं। ये बच्चे अगर आगे बढ़ गए तो हमारा ये देश बहुत आगे बढ़ेगा, समाज आगे बढ़ेगा, हम भी आगे बढ़ेंगे। तो हमारी सारे लोगों से अपील एक ही है कि किसी प्रकार का जो एडिक्शन है या गलत कार्य है उनको न करके उस पैसे को बच्चे के ऊपर खर्च करने में लगाइए और उनको पढ़ाने के लिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप कर सकते हैं वो करिए। हम जितना हो सकता है वो हम आप लोगों की मदद करने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन बच्चों को हर हालत में आप अवश्य पढ़ाइए। आज आप हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साक्षात कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार। जानी मानी हस्तियों और उनके बैकग्राउंड की कहानी जानिए उनकी जुबानी। कार्यक्रम साक्षात्कार में जल्द आ रहा है। सारा समय लाइव टीवी पर।